अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना की मारामारी या कोरोना की वबा जिस तरीके से फैली है वो पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया। हद तो ये है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि अपने जो भी शहरी हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें फौरी हिंदुस्तान से भागने की तक अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक नेशनल कैलामिटी है, मतलब कौमी आफात समावी के बराबर कोरोना को बताया है। लेकिन कोरोना का सेकेंड वेव जो आया, क्या इसके लिए हुकूमत तैयार नहीं थी? जब लोग ये बोले कि गो कोरोना गो बोले, कोई बोले कि दिया जलाओ, कोई बोले बर्तन बजाओ, इस मर्तबा ये बात कुछ नहीं हो रही है। इस मर्तबा सभी लोग खामोश हैं। जो लोग बेवकूफ़ बनाए थे वो लोग भी खामोश है, जो लोग अक्लमंद थे वो भी खामोश है। लेकिन जब सबको यही मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, तो किसी ने दूसरी लहर आने से पहले हॉस्पिटल्स की, आईसीयू बेड्स की, रिहैबिलिटेशन सेंटर की या वैक्सीन की बात कोई नहीं करे। ऑक्सीजन की कमी आ गई, जिसकी वजह से कई लोग, बल्कि बड़े बड़े लोग भी दिल्ली में अपनी जान गंवा चुके हैं। कंटेनमेंट सेंटर्स की बात आई थी, लेकिन कंटेनमेंट सेंटर्स भी सिर्फ कागज़ पे रह गए। अब जो बड़ा है इन्फेक्शन, आखिर क्यों इन्फेक्शन इतना बड़ा है? शायद हो सकता है कि हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब शायद कोरोना चलेगा पहले वेव के बाद, और हम सैनिटाइज़र को भूल गए थे, फेस मास्क को भूल गए थे, और यही सोचने में लगे कि बस अब हालात ज़िंदगी नॉर्मल पे आ गई है। लेकिन तीन जो बड़े चीज़ जो गुज़िश्ता साल हुए थे वो इस मर्तबा ख़त्म हो गए। जैसा कि कंटेनमेंट जोन्स की जो बात आई थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। लोग, सियासी लीडर्स, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के ही प्रोग्राम के मुताबिक, लेकिन सियासी लोगों ने ये भूलकर काम करना शुरू कर दिया कि अब इलेक्शन जीतना है। चाहे वो ममता बनर्जी को हराने की बात हो या कोरोना को जिताने की बात हो, सभी लोग इसमें जुट गए कि वेस्ट बंगाल जीतना ज़रूरी है, आसाम जीतना ज़रूरी है। तो बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर वहाँ पे जिस तरीके से सियासी मीटिंग्स करे या जिम्मेदारियाँ थे उसे निभाने में आवाम को भूल गए। हो सकता है कि इसीलिए शायद सेकेंड वेव और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। दूसरी बात यह थी कि कई लोग कोरोना के टेस्ट कराने के बावजूद भी अपने आप को समाजी बाइकॉट से डरने के लिए या सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए या एक चार दीवारी में अपने आप को कैद कर लेने से बेहतर ये समझे कि कोरोना है बताने की कोशिश नहीं करे, बल्कि मर्ज को छुपाकर और ज़्यादा बढ़ा दिए। इस मर्तबा सेकेंड वेव में अगर देखा गया तो 30 से 40 साल की उम्र के लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हो सकता कि लोग नौकरी के चक्कर में या जिम्मेदारियों के चक्कर में बाहर निकले, जिसकी वजह से ये बात आई है। लेकिन सेकेंड वेव में एक बात जो आई है वो सांस की कमी की वजह से आई है, या लंग इन्फेक्शन की वजह से, या निमोनिया की वजह से ये बात आई थी। अब हिंदुस्तान में तकरीबन 30 लाख एक्टिव केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली, यूपी, गुजरात और हरियाणा में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, जिससे कि और ये केसेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 83% कोरोना केसेस वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो ऐसे ही हालात हैं। लेकिन इसमें जो वैक्सीन की जो बात आई थी, अचानक एक वैक्सीन के ताल्लुक से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जिससे कि मुसलमान अपने आप को वैक्सीन से दूर रखे हैं। लेकिन वैक्सीन सिर्फ ये है कि आपकी इंटेंसिटी या मर्ज को और ज़्यादा सीरियस करने से रोकती है, बस यही काम कर सकती है। इसलिए कि इलाज नहीं है कोरोना का, प्रिवेंशन भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। लेकिन जो हालात ख़राब हो सकते हैं आपको या दवाखाने जाने की नौबत आ सकती है, उसको रोकने में वैक्सीन काम करता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग जो वैक्सीन मिल सकता है जाके 2 टीके लगाना ज़रूरी है। जब हर चीज़ का टीका लगाए हैं तो ये, लेकिन काफ़ी हद तक मुसलमानों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये फैला दिया गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी हो सकता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी पे पड़ेंगे या आपकी जहनी एतबार से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि 10 करोड़ लोग वैक्सीन लिए हैं, जिसमें से 17,000 को फिर से कोरोना हुआ है, और 1.5 करोड़ लोग सेकेंड इंजेक्शन भी लिए हैं वैक्सीन का, जिसमें से सिर्फ 5,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है।
तो वैक्सीन आपको एक हद तक, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि वैक्सीन से कोरोना नहीं होता, तसव्वुर करना गलत है। आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन आप बच सकते हैं दवाखाने जाने तक, घर के हद तक अपने आप का इलाज कर सकते हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तो एक बात कुछ गुज़िश्ता साल की ही है, जब मरकज़ पे या निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बकवास टीवी चैनल, सियासी लीडर, हर किस्म का बीजेपी का लीडर यही कहने लगा कि निज़ामुद्दीन की वजह से या मरकज़ निज़ामुद्दीन की वजह से या तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना फैला है। लेकिन इस मर्तबा कोई कुंभ मेले की बात नहीं कर रहा है जहाँ पे तकरीबन 28 से 30 लाख लोग वहाँ पे जमा हुए थे। हुकूमत अपनी आंख बंद कर बिल्कुल हिंदुस्तान, मुसलमान, राम, भगवान, ये सब चीज़ों के चक्कर में 30 लाख लोगों को आप एक जगह जमा होने की इजाज़त दे दी। अब अगर मान लीजिए कि अगर 30 लाख लोग अगर 15-15 लोगों को कोरोना लगाते हैं तो इसकी तादाद हो जाएगी 4.5 करोड़ के करीब में। निज़ामुद्दीन में क्या हुआ था, मरकज़ निज़ामुद्दीन पे, इस बात का भी तज़किरा करना ज़रूरी है, इसलिए कि 2020 में जब ये बात आई थी तो निज़ामुद्दीन मरकज़ को हॉटस्पॉट के तौर पे बताया गया था। 4000 केसेस वहाँ पे हुए थे, 27 लोगों की मौत हुई थी वहाँ पे, 9000 तबलीगी जमात के लोग वहाँ पे उस निज़ामुद्दीन मरकज़ में जमा थे, जिसमें 960 बैरूनी या 40 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी थे। मरकज़ी हुकूमत ने 4200 बल्कि 4300 के करीब केसेस वहाँ पे बुक किए थे। 40,000 तबलीगी जमात के लोगों को घरों में क्वारंटाइन कर दिए थे। क्रिमिनल केसेस बुक हुए थे। इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया। कोर्ट ने इनको बाद में लेके जाके ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सब केसेस ख़त्म हो गए। और इसके बाद अगर अब देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी लोगों को, ये सभी केसेस को क्वाश कर दिया। अब रहा सवाल कुंभ मेले का। कुंभ मेले में क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नाकाम हो गए हैं? कब तक राम, अयोध्या, बनारस, हिंदू मुस्लिम वोट के चक्कर में पूरे हिंदुओं को, मुसलमानों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को इस बार जो लोग, या ख़ास तौर पे बीजेपी के लोग जो कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार, मैं समझता हूँ कि अब की बार अंतिम संस्कार कर दिए हैं, जिसमें आप कहीं पर भी देखिए, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो या कोई और शहर में भी देखेंगे तो वहाँ पर सड़क के किनारे, फुटपाथों पे, नदी नाले, जहाँ जगह मिली वहाँ पे लोगों को, उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 1,60,00,000 अब तक कोरोना केसेस हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किए गए हैं और 1,86,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें अब IIT जो जैसे इदारे के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि तकरीबन 3,000 लोगों की मौत हो सकती है मई के महीने में, और रोज़ाना के केसेस 4.5 से 5 लाख के करीब रोज़ाना रजिस्टर होंगे। इसमें गलती हुकूमत की क्या थी? अगर देखेंगे तो हुकूमत की गलती ये थी कि मोदी साहब 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 2 कंपनीज़ को दिए हैं, जिसमें भारत बायोटेक एक है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का एक है। 3,000 करोड़ देने के बाद भी वैक्सीन का एक शॉर्टेज आया है। हो सकता है कि आबादी के हिसाब से वैक्सीन की प्रोडक्शन में कमी आई है। दूसरी बड़ी गलती हुई थी जो इलेक्शन, आप इस मरतबा कोरोना के सेकेंड वेव के बावजूद भी आप 5 रियासतों में इलेक्शन करें। तीसरी बात कुंभ मेले को इजाज़त देने की थी जो हरिद्वार में हुआ था। चौथा, माइग्रेंट लेबर का तो इशू हर वक्त था, इस मरतबा भी वो बात आई थी। पांचवा ये बात आई थी कि अपने आप को बहुत बड़े बताने की जो कोशिश हुई, मरकज़ी बड़े ओहदे पे फाइज रहने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो अपने आप को सुपर हीरो बताने की कोशिश कर रहे थे, या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है कि कोशिश जो कर रहे थे, उसमें आप ना बेड्स का इजाफा करें, ना ऑक्सीजन की बराबर निगहदाश्त करें। नर्सों की भी कमी पड़ी हुई है हिंदुस्तान में, डॉक्टर्स की भी कमी आएंगी। एक तखमीने के हिसाब से ये बताया गया है कि तकरीबन 3.5 लाख ICU बेड्स की कमी आने वाली है हिंदुस्तान में इस महीने में, और तकरीबन 1.5 लाख मेडिकल डॉक्टर हो या नर्स हो या पैरामेडिक्स हो, इनकी कमी आने वाली है। 2020 में एक बात जो आई थी कि कोरोना के पहली लहर के बाद से 2020 में हिंदुस्तान ने तकरीबन 72
बिलियन डॉलर्स मिलिट्री के ऊपर खर्च किए हैं। ये बात किससे साबित हुई? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बड़ा इदारा है, बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान 72 बिलियन डॉलर्स डिफेंस पे खर्च करा है। क्या यही पैसा हॉस्पिटल्स बनाने में या आईसीयू के बेड्स के लिए या ऑक्सीजन के लिए या वैक्सीन के लिए अगर लगाया जाता तो बेहतर नहीं होता था? खैर, गेहूँ के साथ घन जैसा पीसे जाता है वैसा हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। बहरहाल हिंदुस्तानी यहाँ पे मर रहा है और हुकूमत यही कह रही है कि हम बेबस हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान ने जो मिलिट्री पे पैसे खर्च किए हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो रशिया ने भी 61 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं, कि सऊदी अरेबिया ने 57 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। बहरहाल पूरी दुनिया ने तकरीबन 2000 बिलियन डॉलर्स डिफेंस पे खर्च किए हैं। 3000 करोड़ रुपए का आप सरदार पटेल का मुजस्समा बनाते हैं या 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप नए पार्लियामेंट के लिए बना रहे हैं। क्या ये बेहतर होता कि 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो आपके पास हैं, या अजला की बात करेंगे या 29 स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान के, तो क्या ये बेहतर होता कि ये 20,000 करोड़ रुपए या 3,000 करोड़ रुपए से अगर आप दवाखाने बना देते तो कम से कम हिंदुस्तान में जो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हुई है फिल वक्त, या हेल्थ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल आई है, या ये जो बहरान है, ये कैफियत ख़त्म हो सकती थी। लेकिन अब हर एक को अपनी सियासी रोटी बेलने से फुर्सत नहीं है, वो अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, यकीनन मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ, मेरे मुंह से हो सकता है कि बाज़ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन तारीख़ के पन्नों की अगर हम बात करेंगे तो कुछ मोरालिटी भी होती है, ख़ास तौर पे जब आप सियासी ओहदों पे अपने आप को फायज करते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे तो जो लोग ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि अब मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर तारीख़ के आईने में अगर हम जाएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने बल्कि मैं एक 4 नाम आपको बता दूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री थे, वीपी सिंह थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, बल्कि अगर जदीद ज़माने में बात करेंगे तो सुरेश प्रभु और नीतीश कुमार भी थे। लेकिन ये लोग ज़मीर की आवाज़ पे जब भी ये समझते थे कि कोई डिज़ास्टर हिंदुस्तान में होता है तो वो अपने आप की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते थे और इस्तीफ़ा पेश कर देते थे। तो इस मर्तबा किसी को अपने अखलाकी ज़िम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार इस्तीफ़ा पेश किया था। पहले 1956 में जब वो रेल मिनिस्टर थे तो 1956 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 112 लोग वहाँ पे चल बसे थे या उनकी जान चली गई थी। 3 महीने के बाद फिर से ये 112 लोग का जो वाक़या 1956 का वो आंध्र प्रदेश का था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से एक एक्सीडेंट हुआ था तमिलनाडु में जिसमें तकरीबन 144 लोग की जान चली गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था कि मुझे इस मर्तबा इस्तीफ़ा देना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी से ये ज़ोर देते रहे कि मेरा इस्तीफ़ा जल्द से जल्द आप मंजूर कीजिए। अगर हाल में भी देखेंगे तो 2017 में सुरेश प्रभु ने, जब वो मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी 4 दिन में 2 एक्सीडेंट्स हुए थे रेल के, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया था। अगरचे कि मोदी साहब उन्हें रोकते रहे, लेकिन सुरेश प्रभु ने कहा कि मैं अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा देता हूँ। 1999 में आसाम में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 290 लोगों की जान गई थी। जब नीतीश कुमार वज़ीर रेलवे थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। अगर पीछे जाएंगे तारीख़ में तो वीपी सिंह ने 1987 में, जब वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालकर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, इसलिए कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम रहता या अक्सर ये माना जाता कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ब्लैक मनी बहुत होता है, तो उन्होंने इनकम टैक्स के रेड्स करवाए थे। तो उसमें कुछ ये बताया जाता है कि राजीव गांधी के कुछ दोस्त भी थे जिसके ऊपर रेड हुए थे, तो शायद इसीलिए उन्हें फाइनेंस से डिफेंस में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसमें वो नाखुश हुए थे। लेकिन उसके बाद जब जर्मन एम्बेसडर ने वीपी सिंह को ये चिट्ठी लिखी कि सबमरीन जो ख़रीदे गए हैं हिंदुस्तान की जानिब से
उसमें एक बहुत बड़ा कमीशन की रकम एक एजेंट को दी गई है जो जर्मनी में मुक़िम है। उसके बाद वीपी सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते वो इस्तीफ़ा दे दिए थे। उसके बाद उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया था। तारीख़ में और पीछे अगर जाएंगे तो 1957 में टी कृष्णमाचारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोर्ड की मंजूरी के बगैर 1.25 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए के फर्जी स्टॉक्स में LIC का सरमाया मशगूल कर दिया गया था। कंपनी के मालिक जो थे वो हरिदास मुंद्रा थे, कलकत्ता के एक बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी में ये फ्रॉडुलेंट स्टॉक्स थे जो ख़रीदे गए थे। उसके बाद टी कृष्णमाचारी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। यकीनन टी कृष्णमाचारी के ऊपर एक इंक्वायरी हुई थी। नेहरू साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MC छागला ने 1 महीने में रिपोर्ट उसमें दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि उसके बाद 1958 में टी कृष्णमाचारी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। जब ओपन इंक्वायरी हुई तो लोग काफ़ी तादाद में इंक्वायरी को सुनने के लिए वहाँ पे जमा हुए थे। टी कृष्णमाचारी के बाद एक था VK कृष्णा मेनन, जो बहुत बड़े डिप्लोमेट थे जिन्होंने चीन और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा किया था डिप्लोमेटिक चैनल खोलने में। इसके अलावा कोरिया की जो वॉर थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर थी, वो उसकी रोकथाम में भी VK कृष्णा मेनन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किए थे। इसके अलावा स्विस कैनाल के टाइम पे उनका बहुत अहम रोल रहा है। और भी अगर VK कृष्णा मेनन की बात करेंगे तो गोवा को पौंडीचेरी या पोर्चुगीज़ के कब्ज़े से निकालने में उनका 1961 में बहुत बड़ा रोल था, जबकि उसके बाद गोवा रियासत कायम हुई थी। इसके बाद जब चाइना, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग हुई थी उसमें हिंदुस्तान की बहुत बुरी शिकस्त हुई थी 1962 में, तो उस वक्त VK कृष्णा मेनन ने इस्तीफ़ा दे दिया था। और एक तारीख़ का एक वाक़या है KD मालविया, जो चीफ इंजीनियर केमिकल इंजीनियर थे और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ में या बरतानवी सिपाहियों के ख़िलाफ़ या जंग आज़ादी के टाइम पे ब्रिटिश से लड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे क्विट इंडिया के टाइम पे। और उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री के फादर थे, क्योंकि हिंदुस्तान के जो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज थे उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 1963 में जब वो सेंट्रल मरकज़ी वज़ीर थे, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को कांग्रेस कैंडिडेट की माली मदद के लिए दरख्वास्त की थी। इसका एक इल्ज़ाम है उन पे। सुप्रीम कोर्ट जज ने उसकी इंक्वायरी की, नेहरू साहब ने इंक्वायरी बिठा दी थी, लेकिन इंक्वायरी में चूँकि नाम इनका नहीं आया था, लेकिन KD मालविया ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। नेहरू साहब इससे नाखुश थे और रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मालविया ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और नेहरू साहब को उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। खैर, ऐसे हालात गुजरे हैं तो मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कौमी आफत समावी के तौर पे हो गया है कोविड-19 की सूरत हाल अब, और जिस तरीके से नाकामी हुई है हुकूमत की, बल्कि हुकूमत बेबस होकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मर्तबा भाई हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसलिए कि हम गुज़िश्ता साल जो गलती किए थे जिसके बाद हमें माली बहरान का सामना पड़ा, इस मर्तबा हम माली बहरान को झेल नहीं सकते, लिहाजा पब्लिक अपने आप को झेल लीजिए। आप किस तरह मुकाबला करना है कोविड का, आप मुकाबला कर लीजिए। हम मायूस हो गए हैं, हम या नाकाम हो गए हैं, ये तसव्वुर करने की कोशिश या बल्कि ये बताने की कोशिश मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हो रही है। लेकिन इस्तीफ़े की जो बात है, अगर इस्तीफ़े की बात नहीं आ रही है, मेरा मानना ये है कि अगर कुछ ज़ाती थोड़ी बहुत भी गैरत बाकी है सियासी लीडरों में, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में या बीजेपी हुकूमत में या बीजेपी पार्टी में अगर है, तो मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा आपको अखलाक़ी बुनियादों पे इस्तीफ़ा देना चाहिए, इसलिए कि फ़िल वक़्त जो मौजूदा हालात, मुल्क के जो हालात हैं, उसको निमटने के लिए आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। आपके ऊपर अब तक जो जुमले चलते थे या जुमलों से लोगों को खुश किया जाता था या कान खुश करने की जो बात होती थी, उससे अब कुछ भला होने वाला नहीं है।
हद तो ये बताई जा रही है कि हर एक ख़ानदान में एक आदमी जान से खोने वाला है। ये हालात हिंदुस्तान के हो गए हैं, लेकिन अभी भी सियासी लोग अपने ओहदे पे चिमटे हुए बैठे हैं और अपनी सियासी रोटी बेलते बैठे हुए हैं। तो इस मर्तबा हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब तो भक्त भी परेशान हैं। मुसलमान तो खैर मोदी के दुश्मन हैं, मुसलमान तो मोदी का इस्तीफ़ा चाहेंगे ही, लेकिन सेक्युलर लोग भी काफ़ी हद तक परेशान हैं। ख़ुद सीताराम येचुरी के 34 साला फर्जन की जान चली गई है ऑक्सीजन की अदम सरबराही या अदम मौजूदगी की वजह से उनकी जान चली गई है। तो इस मर्तबा ना गरीब है ना अमीर है, नफ्सा नफ्सी के आलम में अभी भी सियासी लोग अपनी नफ्सा नफ्सी पे लगे हुए हैं। तो इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को उठ खड़े होना चाहिए और बीजेपी को खैराबाद करना चाहिए, चाय बनाने वाले को चाय बनाने के ऊपर मसरूफ़ कर देना चाहिए और एक काबिल आदमी के हाथों में मुल्क की भाग दौड़ देना ज़रूरी है। तो अगर हिंदुस्तान को हमें बचाना है या हिंदुस्तानियों को हमें बचाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र में मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते फिर जिस तरह हालात रहेंगे उस पर फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी आइंदा हफ़्ते। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।